आज हम मानव बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बस्ती का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा और विशेषताएं। किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिनमें मनुष्य रहते हैं उसे बस्ती कहते हैं। बस्ती के लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए अपने आसपास के क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। बस्ती की विशेषताएं। बस्ती में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरह रहकर अपने विचारों और वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करता है। बस्ती मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाली एक सांस्कृतिक लकीर है। बस्ती में आखेटकों एवं चरवाहों के अस्थायी डेरों से लेकर एक वृहत नगरीय समूह तक शामिल किए जाते हैं। बस्ती में सभी प्रकार के घर आते हैं। झोपड़ी, ईंट गारे से बने मकान, सीमेंट कंक्रीट से बनी भव्य इमारतें। बस्ती में घरों के अतिरिक्त दुकानें, दफ्तर, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि शामिल किए जाते हैं। बस्ती में सभी प्रकार के कच्चे, पक्के, संकरे, चौड़े मार्ग होते हैं जो कि बस्ती का अभिन्न अंग होते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। बस्ती 2-4 परिवारों की एक ढाणी से लेकर गांव, कस्बा, नगर और बड़े बड़े महानगर तक कुछ भी हो सकती हैं। बस्तियों का वर्गीकरण। मुख्य तौर पर बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। इनके कुछ आधार हैं जिन आधारों के ऊपर बस्तियों को हम वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या। अगर 5000 से कम किसी बस्ती की जनसंख्या है तो वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है, और 5000 से ज़्यादा जिस बस्ती की जनसंख्या है वो नगरीय बस्ती कहलाती है। दूसरा है व्यवसाय। अगर 75% से ज़्यादा जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में लगी हुई है, जैसे कृषि, पशुपालन, इस तरह के व्यवसायों में लगी हुई जनसंख्या अगर 75% से ज़्यादा है तो वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है, और 75% से ज़्यादा जनसंख्या प्राथमिक के अलावा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसायों में लगी हुई है जिस बस्ती की जनसंख्या, वो नगरीय बस्ती कहलाती है। तीसरा मेन पॉइंट है प्रशासन। अगर बस्ती का प्रशासन ग्राम पंचायत संभालती है तो वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है। अगर बस्ती का प्रशासन नगर पालिका, नगर निगम के अंतर्गत आता है तो वो नगरीय बस्ती कहलाती है। घनत्व। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अगर कम घनत्व है किसी बस्ती का तो वो ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत आती है, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा घनत्व वाली जो बस्ती है वो नगरीय बस्ती के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना। इस प्रकार के जो व्यवसाय ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख व्यवसाय होते हैं। ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण के अंतर्गत आता है भूभाग की प्रकृति। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियां उपजाऊ और समतल क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां कृषि कार्य आसानी और सफलता से किया जा सके। क्योंकि ग्रामीण बस्ती का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है तो ये बस्तियां ज़्यादातर ऐसे भूभागों के नज़दीक मिलती हैं जो उपजाऊ और समतल भूमि वाले क्षेत्र हों। दूसरा है उच्च भूमि क्षेत्र। ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना जाता है कि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली स्थिति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियां तटबंधों पर बसाई जाती हैं। जलवायु भी किसी बस्ती के निर्माण में
अपनी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर कठोर जलवायु होगी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी होगी, वहाँ पर बस्तियाँ कम मिलेंगी, और अनुकूल जलवायु होगी तो वहाँ पर बस्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी। जल की उपलब्धता। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलें, झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने, भूमि की सिंचाई, मछली पालन इत्यादि के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जहाँ जल मिलता है वहाँ पर बस्तियाँ बसाई जाती हैं। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक जैसे सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, ये भी बस्तियों की बनावट को प्रभावित करता है। सुरक्षा संबंधी कारक। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। भारत के अधिकतर दुर्ग यानी कि किले ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित हैं। तो ये सारे के सारे कारक ग्रामीण बस्तियां कहाँ बसेंगी प्रभावित करते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। सबसे पहले गुच्छित या सहंत बस्तियां। ये बस्तियां घरों के एक सहंत यानी कि एक सघन तथा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होती हैं। मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट होता है, और बस्ती के चारों ओर खेत खलियान और चरागाह होते हैं। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। घर कतारों में होते हैं। घरों की दो कतारों को संकरी, तंग अथवा टेढ़ी मेढ़ी गलियां अलग करती हैं। सामान्यतः इन बस्तियों का एक प्रारूप होता है जो रेखीय, आर्य, आयताकार, गोलाकार इत्यादि होता है। अगर आपको बस्तियों के प्रारूप के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ऊपर आई में दिए गए लिंक को क्लिक करें और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इस लेसन में प्राप्त करें। ज़्यादातर गुच्छित बस्तियां नदी घाटियों के सहारे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां। अधिकतर ऐसी बस्तियां किसी बड़े सहत गांव के पृथक्कन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार या अन्य प्रभावशाली लोग या प्रमुख समुदाय के जो लोग होते हैं वो मुख्य गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। तो इस प्रकार की बस्तियां अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। पल्ली बस्तियां। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी हुई होती है, लेकिन उन सब का नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। ऐसे गांव निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। प्रक्षित, एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियां। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। भारत में ऐसी बस्तियां सुदूर वनों व छोटी पहाड़ियों पर एकाकी झोपड़ी का मतलब है एक एक करके दूर दूर कहीं कहीं झोपड़ियां होती हैं या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं। इन बस्तियों के आसपास के ढालों पर खेत या चरागाह फैले होते हैं।
इन बस्तियों का कोई विशेष प्रारूप अभिन्यास नहीं होता। राजस्थान के पूर्वी व दक्षिणी भाग, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहंत यानी कि सघन और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के गैर कृषिगत क्रियाकलाप जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासन तथा सामुदायिक सेवाओं से संबंधित कार्यों में संलग्न होती हैं। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र से कार्यात्मक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। कोई भी नगरीय बस्ती होती है वो अपने आसपास के क्षेत्र से, आसपास के ग्रामीण बस्तियां या दूसरी नगरीय बस्तियों से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता है। नगरीय बस्ती में गांव के अपेक्षा श्रम विभाजन तथा पेशों का विशेषीकरण अधिक होता है। ग्रामीण बस्तियों में ज़्यादातर लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, जिसमें कृषि और पशुपालन ज़्यादातर का व्यवसाय होता है, जबकि नगरीय बस्तियों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अलग अलग प्रकार के अनेकों व्यवसायों में लोग लगे हुए होते हैं। भारत में नगरों का विकास। प्रागैतिहासिक नगर। यह युग 700 वर्ष ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म से 700 साल पहले, उससे पहले के समय में जो नगर बसे उन नगरों की बात यहाँ पर हो रही है। प्रागैतिहासिक युग में भारत में प्राचीन सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सिंधु नदी की घाटी में ईसा से लगभग 3000 साल पहले हुआ था। नगर इतिहासवेताओं के अनुसार ईसा से 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी में 3 नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा चुन्हीदड़ो फल फूल रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से लगभग 1400 वर्ष पहले प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप समाप्त हो गई और साथ ही ये नगर भी नष्ट हो गए। आज इन तीनों नगरों के स्थल पाकिस्तान में है, यानी कि जो ये नगर थे जो प्रागैतिहासिक काल में जो नगरों का निर्माण हुआ था, अब वो भाग भारत का पाकिस्तान में है। प्राचीन नगर। यह युग 700 वर्ष ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर सन 646 में समाप्त होता है। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें सबसे महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, जिसको इलाहाबाद बोला जाता है, पाटलिपुत्र, आज का नाम इसका पटना है, मथुरा, इस प्रकार के जो नगर हैं ये देश के प्राचीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। मध्यकालीन नगर। सन 647 से 1706 तक विस्तृत इस अवधि में भारत में अधिकांश नगरों का विकास राज्यों या रियासतों की राजधानियों के रूप में हुआ। वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत किला नगर ज़्यादा होते थे, जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है। राजपूत युग में बने हुए प्रमुख नगर हैं चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, ग्वालियर, चंदेरी, भोपाल इत्यादि। जिन नगरों के पीछे गढ़ लगा हुआ है वो ज़्यादातर नगर इसी समय के बने हुए हैं। मुस्लिम युग के दौरान निर्मित नगर। इलाहाबाद, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर ये महत्वपूर्ण नगर हैं। जिन नगरों के पीछे बाद या पुर लगा हुआ है वो मुस्लिम युग के समय के बने हुए नगर हैं।
फिर है आधुनिक नगर। सन 1700 के बाद की अवधि के भारत के नगरों का विकास अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने किया। आधुनिक समय के नगर हम उस समय के नगरों को बोलते हैं जो अंग्रेजों के भारत में आने के बाद जिन नगरों का निर्माण हुआ। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए और इन नगरों की शुरुआत हुई। बाद में अंग्रेजों ने देश में रेल मार्गों का विस्तार किया और 3 प्रमुख केंद्रों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जिनको उस समय में बंबई, मद्रास और कलकत्ता बोला जाता था, इन नगरों का निर्माण किया। अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अथवा उस समय के रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। बहुत सारे नगरों में सिविल लाइन्स, प्रशासनिक क्षेत्र और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित कुछ नगरों का भी जन्म हुआ, जैसे जमशेदपुर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज़ादी के बाद भी हमारे देश में बहुत सारे नगरों की शुरुआत हुई, जिनमें ज़्यादातर प्रशासनिक नगर बने, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि, और कुछ औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बैरोनी आदि के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर उपनगर के रूप में भी विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, रोहतक इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में धीरे धीरे मध्यम और छोटे आकार के नगरों का भी विकास हुआ। भारत में नगरीकरण। नगरीय जनसंख्या के बढ़ने को नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। नगरीय जनसंख्या 3 प्रकार से बढ़ती है। प्राकृतिक वृद्धि, जैसे उसी नगर में जन्म दर के बढ़ने से वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है तो वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। गांव से नगरों की ओर लोग प्रवास करके आते तो नगरीकरण बढ़ता है। और किसी ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय घोषित हो जाने से, पहले कोई बस्ती ग्रामीण थी, उसमें पंचायत, ग्राम पंचायत के बजाय नगर पालिका शुरू हो गई प्रशासन के तौर पर, या कोई ग्रामीण बस्ती थी वो नगर के इतने नज़दीक, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नगर उसके इतने नज़दीक आ गया कि वो बस्ती ग्रामीण से नगरीय घोषित हो गई, तो उस ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या भी फिर नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आ जाती है। इन 3 प्रकारों से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, यानी कि कुल जनसंख्या है उसमें नगरों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है वो नगरीकरण कहलाता है। 1901 में भारत में नगरीय जनसंख्या 2.5 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 37.70 करोड़ हो गई। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में नगरों की संख्या 3 गुना बढ़ी, लेकिन नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी। जनसंख्या के साइज के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करेंगे। भारत का जनगणना विभाग नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करता है। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। ज़्यादातर जो बड़े बड़े महानगर या मेगा नगर हैं वो नगरीय संकुल हैं,
नगरीय संकुल का अर्थ है एक बड़े नगर और उसके आसपास के नगरों से मिलकर बना हुआ नगरों का समूह। भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। इन 468 नगरों में 53 नगर नगरीय संकुल महानगर हैं। इनमें से 6 मेगा नगर हैं, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 21% नगरीय जनसंख्या इन बड़े नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 जनसंख्या के साथ वृहत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर हैं। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब हम कार्यों के आधार पर कितने प्रकार के नगर होते हैं ये अध्ययन करेंगे। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकार्यों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। प्रमुख प्रकार्यों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले है प्रशासनिक नगर। ये नगर प्रशासनिक केंद्र होते हैं। ऐसे नगरों में संसद भवन या विधानसभा भवन तथा बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय और सरकारी आवास होते हैं और ये ज़्यादातर देश या राज्य की राजधानियाँ होते हैं, जैसे भारत में नई दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, भोपाल इत्यादि। औद्योगिक नगर। ये नगर मुख्य रूप से कच्चे माल तथा अर्ध निर्मित माल को उपयोगी विनिर्मित वस्तुओं में बदलने का कार्य करते हैं, जैसे मुंबई, सेलम, कानपुर, जमशेदपुर, भिलाई, हुगली इत्यादि नगर। फिर है परिवहन नगर। ये नगर परिवहन की विशेष सुविधाओं के कारण विकसित होते हैं, जैसे पतन नगर, जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं। मुंबई, कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम ये प्रमुख पतन नगर के अंतर्गत भी आते हैं। रेल मार्गों का केंद्र होने के कारण मुगलसराय विकसित हुआ। मुगलसराय जो नगर है वहाँ पर बहुत सारी दिशाओं से रेल मार्ग आके मिलते हैं, जिससे उस नगर का विकास हुआ। और कुछ आंतरिक परिवहन के केंद्र जैसे धुलिया, इटारसी, कटनी इत्यादि भी परिवहन नगर के अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक एवं वाणिज्य नगर। अधिकांश नगर व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली इत्यादि। खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जिनके आसपास में कोई खान होती है खनिजों की, तो उसके आसपास में बहुत सारे नगरों का विकास हो जाता है, तो उन नगरों को हम खनन नगर के नाम से जानते हैं, जैसे रानीगंज, झारिया, डिगबोई, खेतड़ी, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरिसन या छावनी नगर। इन नगरों का विकास आरंभ में सुरक्षा सेनाओं की छावनी के रूप में हुआ था, यानी कि शुरुआत में यहाँ पर सेनाओं के लिए ये क्षेत्र को आरक्षित किया गया था। धीरे धीरे वहाँ पर फिर एक नगर बन जाता है, तो इस प्रकार के नगरों को हम गैरिसन या छावनी नगर के नाम से जानते हैं, जैसे अम्बाला, जालंधर, मेरठ, हिसार, उधमपुर इत्यादि। धार्मिक नगर और सांस्कृतिक नगर। इन नगरों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की प्रधानता होती है, जैसे हरिद्वार, अमृतसर, अजमेर, मथुरा, पुरी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र इत्यादि जो नगर हैं ये धार्मिक नगर होते हैं। शिक्षा नगर। इन नगरों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रावास, खेल के मैदान या प्रशिक्षण केंद्र होते हैं। इलाहाबाद, रुड़की, अलीगढ़, पिलानी, रोहतक ये कुछ शिक्षा नगर के प्रमुख उदाहरण हैं। मनोरंजन या पर्यटन नगर। इस श्रेणी के नगर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुंदर मनोहारी प्राकृतिक दृश्यावली तथा मनोरंजन के विभिन्न सुविधाओं और इतिहास के लिए प्रसिद्ध होते हैं,
जहाँ पर लोग पर्यटन के लिए घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, नैनीताल, माउंट आबू, ऊटी, दार्जिलिंग, जयपुर, आगरा इत्यादि। एक शब्द आता है स्मार्ट सिटी, जो आधुनिक समय की ज़रूरत भी है और आज के समय में जो सरकार है इस प्रकार की जो नगर है उनको बनाने की कोशिश कर रही है। तो स्मार्ट सिटी क्या होती है? उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और आज के जो प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। बस्ती का क्या अर्थ है, बस्ती की परिभाषा और बस्ती की विशेषताएं, बस्तियों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, ग्रामीण बस्ती कितने प्रकार की होती है, नगरीय बस्तियां किन्हें कहा जाता है, भारत में नगरों का विकास यानी कि भारत में नगरों के विकास का जो इतिहास है वो क्या रहा है, भारत में नगरीकरण की क्या स्थिति है, जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का अलग अलग वर्गीकरण कीजिए, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण यानी कि कार्यों के आधार पर नगर कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित उनका वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।